हेलो फ्रेंड्स। चलिए पार्ट टू शुरू करते हैं। इस यूनिट वन अभी कंटिन्यू है। हमने अकाउंट्स देखा, जनरल एरियाज की, कुछ और इलस्ट्रेशन अभी करने बाकी है, तो सबको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज एक नई चीज आपके सामने आ रही है। अब तक आप अकाउंट्स के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो भारत के अंदर कई सारी सर्विसेज प्रदान। एक सर्विस है जो कि हमारी ट्रेडिशनल है, अकाउंटिंग की, बुक कीपिंग की, ऑडिटिंग की, और दूसरी है टैक्स कंसल्टेंट। तो टैक्स कंसल्टेंसी में अब तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो आज हम सिर्फ बेसिक समझेंगे, क्योंकि एक जो हमारा पहलू है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, उसकी एंट्री हमें जर्नल में कैसे डालनी। तो इसको समझने के लिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ टैक्स कंसेप्ट के साथ। आपके सिलेबस में बहुत ही बेसिक रूप से दिया गया है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसमें चीजें नहीं आएगी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। जब आप इंटर में आएंगे तो विस्तार से पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल स्वागत है टेक्स्ट की दुनिया में। लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम सब जानते हैं कि 2017 से भारत के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात है कि भाई टैक्स क्या है और गवर्नमेंट उसे क्यों कलेक्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि टैक्स जो है हमारे देश के अंदर सरकार कलेक्ट करती है, और ये आपकी इनकम पर हो सकता है, आप जो कुछ परचेज करते हो उसके ऊपर टैक्स हो सकता है, या तो फिर अगर आपने कहीं से बाहर से इंपोर्ट चीजें की है उसके ऊपर टैक्स हो सकता है। तो ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है पूरा भारत में, वो दो भाग में। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो आपकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो मान लो कि मेरी इनकम है एक साल के अंदर 10 लाख रुपया है, तो मुझे ये पता चलेगा कि मुझे 10 लाख के ऊपर जो टैक्स भरना है, और वो मुझे डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना है। दैट विल बी द माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा जो टैक्स है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो बिलियनर्स हो या तो फिर रोड पे रह रहे लोग हो, सभी लोगों को एक समान रूप से असर करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बिस्किट का पैकेट, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स होगा। आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने, उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स होगा। आप कहीं होटल में जाते हो, आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो, कोई और सर्विसेज लेते हो, तो हर चीज, या तो आप कोई गुड्स लेते हो या तो सर्विसेज लेते हो, तो हर जगह पर कहीं ना कहीं टैक्स लगा। कुछ एग्जम्प्टेड चीजें हैं गवर्नमेंट ने रखी है, लेकिन वो बहुत कम है। उसको छोड़ के बाकी हर जगह पर टैक्स है, और ये टैक्स जो है वो आप पे तो करते हो। पे करने वाला जो होता है वो अल्टीमेट यूजर होता है, लेकिन आपके पास से लेकर पैसा कोई और गवर्नमेंट को पहुंचा रहा है। तो हमें पता नहीं चलता है डायरेक्टली कि भाई हम कितना रुपया टैक्स दे रहे हैं। अगर आप हर एक बिल को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना इनडायरेक्ट टैक्स पे कर। गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है? गवर्नमेंट का काम ही है टैक्स कलेक्ट करके लोगों के कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाना। इस देश के अंदर नए नए रोड्स बनाना, नई नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करना, देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस फोर्स को रखना, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, हर एक चीजों का। तो ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट लोगों के पास से टैक्स लेती है। डायरेक्ट टैक्स में हमारे देश में इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स था। वेल्थ टैक्स हालांकि बहुत सालों से नहीं है, तो इनकम टैक्स एक ही बचा है।
इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का आजकल बन चुका है वो है जीएसटी। इस पूरे चर्चा के दरमियान हम जीएसटी ही बोलेंगे। आपको ये पूरा फुल फॉर्म जो है याद रख लेना है, इट्स अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा और जो है कस्टम ड्यूटी होती है, कहीं जगह पर अभी भी वैल्यू एडेड टैक्स लगता है जैसे कि पेट्रोल वगैरह है, कहीं जगह पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स प्रमुख तौर पर जीएसटी। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम के रिलेटेड कोई चीज में इन्वॉल्व हो तो वहां पर कस्टम ड्यूटी है, लेकिन वो आपको इंटर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव indirect tax which has subsumed multiple indirect taxes in India, such as state value added tax, which was levied on sales of good। पहले जब जीएसटी नहीं था तो क्या था कि जो सेल्स होता था उसके ऊपर वीएटी यानी कि वैट लगता था। तो ये स्टेट गवर्नमेंट लगती थी और ये जो गुड्स सेल होता था उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हुई चीजों पर लगती थी, which was levied on a manufacture or production of the goods। एक और टैक्स था सर्विस टैक्स, which was levied on provision of services। तो सर्विसेज पे कितनी चीजें आएगी? ऑलमोस्ट सभी चीजें। जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सर्विस हो या तो हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल्स वगैरह हो, रेस्टोरेंट हो या तो मेडिकल सर्विसेज हो, हर जगह को सर्विस बोल। लेकिन बहुत कम जगह पर गवर्नमेंट ने इसमें एग्जेम्पशन दिया है, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज है तो अभी उसके ऊपर कोई डायरेक्टली आपको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन आप तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल। जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब दोनों के ऊपर लगा गुड्स एंड सर्विसेज, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू, मतलब ये श्रृंखला में सभी लोग जो है ये पूरी चेन में सभी लोग। आप पूछेंगे कि कौन से लोग हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि पार्ले बिस्किट। तो इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? मैन्युफैक्चरर जो है वो मान लीजिए कि पार्ले कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर कर, उसके बाद क्या होगा? ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने के बाद अपने जो बड़े-बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, स्टेट लेवल पे उसको भेजते हैं ये। वो क्या करेंगे? रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेंगे, मतलब जो हमारे आस-पास शॉप्स है, तो जो भी छोटा-सा सुपरमार्केट वगैरह होता है, उसमें ये स्टॉक और फिर उसके बाद वहाँ से जब हम परचेज़ करते हैं तो हम क्या बनते हैं? कंज़्यूमर। तो ये पूरी श्रृंखला में हर एक लोगों के पास टैक्स या तो कोई कलेक्ट करेगा या तो पे करेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो अल्टीमेट पेयर है, an indirect tax is a tax whose incidence is borne by the consumer who ultimately consume the product or service। मतलब जो अंत में यूज करता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। The immediate liability to pay the tax may fall upon another person, such as manufacturer or provider of services or seller of the goods, but the same is collected from the person purchasing the goods, तो recipient of goods or services। एक होटल में आप गए, आपने खाना खाया, सपोज 100 रुपए की डिश थी, उसने आपके पास से 105 रुपए कलेक्ट किए, आपने पे भी कर दिया। क्या होगा? वो 105 रुपए में से कलेक्शन की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेमेंट की हमारी। तो क्या करेगा? 100 रुपया खुद रखेगा और 5 रुपया जो है वो गवर्नमेंट को देगा। तो ये सारी चीजों का अकाउंटिंग कैसे होगा, ये आज हमें समझना है। प्री जीएसटी सिनारियो मतलब जो एक साथ 2017 के पहले जीएसटी नहीं था, बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे अभी हमने देखा सर्विस टैक्स, वैट या एसटीटी। तो उसकी दौरान कौन सी स्थिति थी? कभी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करता था। गुड्स विद इन द स्टेट, अगर गुजरात मान लो है और गुजरात के अंदर ही कुछ चीजें है वो सेल परचेज,
तो विदिन जहाँ पर शब्द है वो स्टेट गवर्नमेंट उसको हैंडल करता था टैक्स कलेक्शन और यूज, और उसमें स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स का उपयोग। अब अगर कोई गुड्स है, मान लो महाराष्ट्र में प्रोडक्शन हुआ, गुजरात में उसका सेल हुआ, या तो महाराष्ट्र में प्रोडक्शन करके पंजाब में सेल हुआ, तो ये जो आउटसाइड द स्टेट होता था उसमें एक गवर्नमेंट ने और टैक्स लगाया था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऑन प्रोविजन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड, तो जहां जहां पर सर्विसेज थी वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती थी और उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा। सिंस द टैक्सेस वर लेविड बाय डिफरेंट अथॉरिटीज, कहीं पर स्टेट लेता था, सेंट्रल लेते थे, it was not possible to take the benefit of the credit of the taxes paid at different stages. It resulted in cascading of the tax. कास्केडिंग क्या है इसको हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। On introduction of the GST, the tax to be levied on all stages, right from the manufacturer up to final consumption, was a single tax GST, with credit of taxes paid at previous stage available as set off. The set off क्या है ये हम समझेंगे। The tax levied by the manufacturer to the traders becomes input tax for traders. Since the goods are purchased by him, it is his input. The tax liability by the manufacturer to the trader or the trader to the consumer is known as output tax, since it is output for both the manufacturer and trader, both for the manufacturer. अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा तो आपको क्लेरिफिकेशन इसका प्रॉपर नहीं मिल पाए। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक बात करते हैं। भाई आप बिस्किट की बात करते हैं, पार्ले कंपनी ने बिस्किट बनाया, सपोज 100 रुपए का, 100 रुपीज का कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ा है। अब इसके ऊपर कंपनी क्या करेगी, अपना मार्जिन लगाएगी। मान लो 80 रुपीज कॉस्ट है, 20% कंपनी ने मार्जिन लगाया, 100 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है टू द डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी के पास 2 डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कंपनी महाराष्ट्र में है, एक डिस्ट्रीब्यूटर गुजरात में है, महाराष्ट्र। तो जब महाराष्ट्र से गुजरात ये गुड्स बेचा जाएगा तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं, इसे हम इंटर स्टेट, जबकि महाराष्ट्र के अंदर विद इन महाराष्ट्र रहेगा तो उसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं। टैक्स की दर जो है वो अलग अलग रहती है, 5% हो सकती है, या तो 12% हो सकती है, या तो फिर 18%, 28%, डिपेंड्स अपॉन द गुड्स। हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि इसमें 12% टैक्स है, तो ये जो 100 रुपए के आइटम है उसके ऊपर 12 रुपीज, 12 रुपीज, 100 रुपीज सेलिंग प्राइस प्लस 12 रुपीज, दैट इज द जीएसटी। लेकिन गुजरात में वो बेचेंगे तो ये आईजीएसटी कहलाए, जीएसटी कहलाए। अगर ये महाराष्ट्र में विद इन स्टेट में बेचते हैं तो ये दो हिस्सों में बटे, एक सेंट्रल जीएसटी और दूसरा स्टेट जीएसटी। ये दोनों 6% के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर भी ये जो कॉस्ट है वो कितनी बनेगी, 112। अब चीजें क्या होगी, ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के पास से मान लो कि रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपना मार्जिन ऐड करेगा और ये 120 रुपये में सेल कर, 120 रुपये में वो सेल करेगा। वो अपना जो भी हिस्सा है
उसको ₹100 में गुड्स पड़ा है, वो ₹20 अपना मार्जिन लगाता है, मतलब ₹120 प्लस इसके ऊपर 12% टैक्स लगेगा। तो हम राउंडिंग करते हैं इसको, 12% के हिसाब से 120 का कितना होगा? ₹14.40। हम ₹15 अभी सिर्फ राउंडिंग के लिए लगा रहे हैं। तो ये ₹15 ₹135 में ये बिस्किट का, ये किसे मिलेगा? कंज्यूमर को। अब इस चेन को आपको समझना, ये कंज्यूमर कितना पे करता है? 135। ये आएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास ₹135, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को उसने टैक्स का कितना रुपया लिया है? ₹15। यस, कलेक्टेड ₹15। तो ये जो ₹15 का टैक्स उसके पास से आया, लेकिन उसने जब ये खरीदा तो उसने भी कुछ टैक्स पे किया था। कितना पे किया था? ₹12। तो ये ₹12 जो है, उसने जो पे किया है उसको वो सेट ऑफ करेगा। तब वो गवर्नमेंट को कितना रुपया देगा? सिर्फ 3। यहाँ पर पार्ले कंपनी ने जब इसको सेल किया था, तो ₹100 प्लस ₹12 इसके पास से लिया था, 112 में दिया। तो उस वक्त उन लोगों ने क्या किया होगा? ₹12 जो है वो गवर्नमेंट को जमा किया होगा एज ए जीएसटी। तो गवर्नमेंट को कुल मिलाकर कितना रुपया मिलता है? ₹12 पार्ले के पास से, ₹3 डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली ₹15 मिलता। लेकिन जो हमारे भाई साहब कंज्यूमर है उसको कितना लगा था? ₹15 ही लगा था। तो उसके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि जब भी जीएसटी नहीं था, तो लोग किस तरह से टैक्स लगा का कैलकुलेशन करते थे कि ये व्यक्ति, इसके पास से ₹112 में चीजें आई, तो इसके ऊपर वो डायरेक्टली 12% के हिसाब से टैक्स गिनता था। तो उस वक्त जो टैक्स लगता था वो कितना लगता था? ₹14 प्लस इसका जो मार्जिन था। तो ये कुल मिलाकर कस्टमर के हाथ में जब था, तो एक्स्ट्रा वो पे कर रहा था जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ था उसके ऊपर। तो मान लो ₹12 था, उसके ऊपर 12% माने 1.44 एक्स्ट्रा वो पे कर रहा था। तो ये जो था उसको कास्केडिंग ऑफ द टैक्स कहते हैं। यहाँ पर इसने 135 के, अगर जीएसटी नहीं होता तो वो 137 पे करता, या तो 136.5 पे करता। सो इट वाज अबाउट द टैक्स ऑन। यहाँ पर दो चीजें आपने देखी कि जीएसटी में कोई कास्केडिंग नहीं, सिर्फ जो वैल्यू है उस पर वो एडिशन करते हैं, उसके अंदर वो क्या लगाते हैं, और जो उन्होंने पे किया है, मान लो पार्ले कंपनी ने पे किया है, तो पार्ले कंपनी गवर्नमेंट को पहुंचा देगी। ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास दो चीजें हुई, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कौन सा होगा उसके हाथ में? यहाँ पर उसका जो ₹15 बनता था, दैट वाज आउटपुट टैक्स, और ₹12 जो इसने यहाँ पर पे किया, तो दैट वाज इनपुट टैक्स। तो उसको नेट पेएबल कितना आया? ₹3। तो अभी हम जब जनरल एंट्री डालेंगे तो ये सारी चीजें, और जीएसटी के सेलिंग फीचर्स क्या क्या है? जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई, मतलब manufacture or sale of the goods and provision of the services. In other words, supply is taxable event which on its occurrence creates or attracts a liability to pay the tax. मतलब कोई चीज जो है वो एक व्यक्ति, चीज या तो सर्विसेज, गुड्स और सर्विस व्यक्ति देता है, तभी वो सप्लाई होता है।
और जब सप्लाई होता है तभी टैक्स बनता है। तो आपने पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के पास से परचेज करेगा, तो सप्लायर इज द कंपनी, तो वो वहां पर टैक्स इंसिडेंट बनेगा। जब कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से परचेज करेगा, तो दूसरी सप्लाई बन जाएगी, वहां पर भी टैक्स इंसिडेंट। तो जितनी बार सप्लाई होती है, मान लो पार्ले कंपनी है, वो सेल नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ स्टॉकिंग कर रहा है, तो वो सप्लाई नहीं मानी, वो स्टॉक बनता जाएगा उसकी फैक्ट्री में, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सो दैट इज नॉट a taxable. Under GST, tax is levied only the value added at each state of the supply chain. यहाँ पर मैं आपको दोबारा इसको क्लियर करता हूँ कि जो वैल्यू एडिशन होता है उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना 20% ऐड किया इसमें मार्जिन, और जो भी उसकी वैल्यू बनी उसके ऊपर उसने 14 रुपए या 15 रुपए टैक्स कलेक्ट किया। तो जैसे जैसे वैल्यू एडिशन हो जाती है, कभी कभी ये चेन काफी लंबी होती है, 3-4 लोग, 4-5 लोग, 6 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हर एक स्टेज ऊपर जितना वैल्यू एडिशन होता है उतना टैक्स उसके ऊपर लगता है। यहाँ पर आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटर ने कलेक्ट तो ₹15 किया है, लेकिन उसने पे कितना किया? सिर्फ 3, क्योंकि वो सेट ऑफ का उपयोग जो उसने पहले पे कर दिया था उसका उपयोग कर। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? तो हमने देखा कि पार्ले कंपनी ने 2 डिस्ट्रीब्यूटरों को सेल किया, एक गुजरात में था, एक महाराष्ट्र। तो हर जगह पर टैक्स इंसिडेंट कब बनेगा? डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर गुजरात का है तो वहां पर गुजरात सरकार को पैसे मिलेंगे। अगर महाराष्ट्र के विदिन है तो महाराष्ट्र सरकार इन्वॉल्व होगी। सो एज पर द डेस्टिनेशन द टैक्स विल बी। The tax is levied at the place where the goods or services are consumed rather than the place where they are produced. मतलब जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पर टैक्स नहीं लिया जाता है, जहां पर ये कंज्यूम होता है टैक्स लिया जाता है। देयर इज अ नो टैक्स ऑन टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है यहाँ पर। अंडर जीएसटी देयर इज अ हार्मोनाइजेशन ऑफ द लॉ, प्रोसीजर एंड रेट्स ऑफ द टैक्स अक्रॉस द कंट्री। सबसे बड़ी बात क्या थी? पहले जब स्टेट के पास पावर था टैक्स कलेक्ट का, अभी भी पावर है लेकिन लिमिटेड है। तो उस वक्त मान लो कोई स्टेट है, वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 20% लगा, कोई 22%, कोई 10%। तो हर एक स्टेट का अपना अपना टैक्स लो होता है। लेकिन जीएसटी के आने के बाद पूरे देश में एक कॉमन टैक्स बन चुका है। सो इट इज वेरी मच सिंपल नाउ। इट इज देयर इज अ हार्मोनाइजेशन ऑफ द लॉ, प्रोसीजर्स एंड रेट्स ऑफ टैक्स अक्रॉस द कंट्री। प्रोसीजर भी समान होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? हमारे जैसे प्रैक्टिशनर को। मान लो आप गुजरात में प्रैक्टिस जीएसटी की करते हो, और आप जब महाराष्ट्र में जाओगे तो क्या होगा? आप इजीली वही लॉज है तो आप कर पाओगे। नहीं तो पहले क्या होता था कि आपने गुजरात का वेट पढ़ा था, अब जाके आप पंजाब में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको दोबारा वहां के स्टेट के टैक्स लॉ पढ़ने पड़ते थे, समझने। सो ये सारी चीजें अब कम हो चुकी है। अब जीएसटी के अंदर अलग अलग प्रकार के टैक्सेस हैं, इसको हम समझ लेते हैं। जीएसटी इज अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स, मतलब जब कोई भी चीज का यूटिलाइजेशन होगा, कंजम्पशन होगा, तभी ये लगेगा। The tax is issued by the state in which the goods or services are consumed and not by the state in which the goods and services are manufactured. यह हम देख चुके। अब इंट्रा स्टेट क्या है वो भी हमने देखा, इंटर स्टेट क्या है वो भी देखा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जीएसटी है, दो प्रकार का है। इंट्रा स्टेट में दो चीजें होती है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट में इसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं, दैट इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आमतौर पर रेट्स जो होते हैं वो इस तरह से रखे जाते हैं। सपोज आईजीएसटी 12% है, तो ये दोनों 6%। अगर ये 28% है तो ये दोनों 14%।
like that. GST has a dual aspect with the central and state simultaneously living on a common tax base. There are three main components of GST, which are central goods and service tax, is levied and collected by the central on the intra-state supply. ये शब्द को आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि भाई इंट्रा स्टेट क्या है, विद इन स्टेट। जब आप स्टेट के अंदर ही इसका उपयोग करेंगे, मैन्युफैक्चरर और परचेजर कंज्यूमर विद इन स्टेट है, तो ये इंट्रा स्टेट लगता है, ये आउट ऑफ स्टेट। अगर मान लो आपके मन में ये आता है कि सपोज स्टेट के बजाय यूनियन टेरिटरी, तो क्या होगा, तो भी आईजीएसटी लगेगा। यहाँ पर मान लो कि विद इन जो है यूनियन टेरिटरी, तो क्या होगा, तो उसके लिए एक यूजीएसटी का भी प्रोविजन। तो गवर्नमेंट ने सब सोच के बहुत ही बढ़िया काम। State goods and service tax is levied and collected by the state government, including union territories with legislature, for example, Delhi, Pondicherry, Jammu and Kashmir, on intrastate supply of the goods and services. तो कुछ जो यूनियन टेरिटरी है बहुत बड़ी है, तो वहां पर ये स्टेट शब्द ही लागू होता है, एससी एसटी जैसे कि दिल्ली। अब एक और है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब जिसका अपना खुद का कोई लेजिस्लेशन नहीं है, वहां पर ये उपयोग होता है। अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली, दमन, दीव एंड चंडीगढ़, वहां पर यूटी जीएसटी का इस्तेमाल होता है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, it is the GST levied on the interstate supply of the goods and services is collected by the center. IGST is equivalent to the sum total of CGST and SGST. जैसा मैंने पहले बताया कि ये दोनों का टोटल ही आमतौर पर होगा। IGST 12% है, तो CGST या तो SCST, SCGST की जगह पर UTGST भी हो सकता है। अगर मान लो कुछ चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो और वो टैक्सेबल है, तो वहां पर जो जीएसटी लगेगा उसको भी आईजीएसटी ही। अब हमें समझना है इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। द टैक्स पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। मान लो कि मैं एक अपनी ऑफिस चला रहा हूँ और मैं अपने काम के लिए एक लैपटॉप मैंने परचेस किया, 50,000 का लैपटॉप है और उसके ऊपर 9,000 रुपये में मान लीजिए कि जीएसटी पे। तो ये जो जीएसटी होगा वो क्या होगा, मेरे लिए एक इनपुट टैक्स बनेगा। अगर कहीं मुझे जीएसटी पेमेंट करने का कोई इंसिडेंट बना, तो मैं ये 9,000 सेट ऑफ कर सकता हूँ। An entity at each stage is permitted to avail the credit of GST paid on the purchase of the goods and or availment of the services, and can set off this credit against the GST payable on the goods and or services supplied by. The final consumer bears the GST charge in the supply chain with set of benefits at all previous stages, and it results to avoid in taxation. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, if tax payable by the manufacturer on the output, that is final product, is rupees 750, he has already paid tax on rupees 500 on input, that means purchase, then he can claim input credit of rupees 500 and he needs to deposit only 250 in cash. मैं दोबारा यहाँ पर आपको एग्जाम्पल पार्ले की ही बात करता हूँ। मान लो पार्ले कंपनी है, उसने जो प्रोडक्शन किया है, उसको बिस्किट बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लगा होगा,
तो ये जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, प्रोडक्शन करेगी, तो जो भी रॉ मटेरियल आया होगा, सपोज़ उसने जो भी रॉ मटेरियल परचेज़ किया था, उसमें ₹500 जीएसटी पे। अब ये बिस्किट बनाकर दोबारा सेल करता है और उसमें ₹750 जो है वो कलेक्ट करता है एज़ अ जीएसटी। तो ये कंपनी को गवर्नमेंट को कितना रुपया देना है? सिर्फ 250। जैसे 750 उसने कलेक्ट किया, 500 वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये जो सेट ऑफ मिलेगा उसकी वजह से उसको 250 रुपीज नेट पे। अब आउटपुट टैक्स क्या है? मीन्स द जीएसटी चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज मेड बाय सप्लायर। जो व्यक्ति गुड्स और सर्विस देता है, फिर वो छोटा व्यापारी हो या बड़ी कंपनियां हो या तो होटल हो या रेस्टोरेंट हो, वॉट एवर इट मे बी, वो जो कस्टमर के पास से कलेक्ट करेंगे वो पैसा आउटपुट टैक्स माने। इनपुट टैक्स मीन्स द क्रेडिट ऑन इनपुट टैक्स ऑलरेडी पेड। जो भी इनपुट टैक्स उन्होंने पे किया है वो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आगे हम जब जनरल एंट्री करेंगे तो देखेंगे इस तरह से ये। अब गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन रखी है कि भाई चलिए मैंने कलेक्ट किया टैक्स, लेकिन मेरे पास हालात ये है, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं समझ। मान लीजिए कि पाल है कंपनी, उसने रॉ मटेरियल मंगवाया, मुंबई या महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, उसने जो भी इनपुट टैक्स उसके पास पे किया होगा, कुछ मटेरियल मान लो पंजाब से मंगवाया, गेहूं मंगवाया है, या तो कुछ शुगर उन्होंने मंगाई है बाहर से, तो सारे के ऊपर उन्होंने आईजीएसटी पे किया होगा। फिर स्टेट में से परचेज किया होगा तो एससीएसटी पे किया होगा और सीजीएसटी पे। अब इनके पास हालत ये है कि उन्होंने जो पे किया है, आईजीएसटी 1000 किया है, एसजीएसटी 500 किया है, सीजीएसटी मान लीजिए कि 500। आमतौर पर ये दोनों फिगर एक समान हो। अब उसको पेमेंट करना है, उन्होंने जो कलेक्ट किया उसमें कुछ चित्र अलग है। मान लो कि आईजीएसटी उनको सिर्फ 200 रुपया पे करना है और एसजीएसटी है वो उनको 600 रुपया पे करना है, सीजीएसटी जो है वो 600 पे। तो प्रॉब्लम क्या होगी? आईजीएसटी में अमाउंट तो उनके पास है लेकिन एसजीएसटी और सीजीएसटी में कम है, तो क्या करें? इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंटरनल ट्रांजैक्शन की परमिट किया। ये ट्रांजैक्शन कैसे परमिट किया है इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे गए तो ये आपको यूटिलाइजेशन को अच्छी तरह से समझ। चलिए शुरू करते हैं। Tax credit of the CGST, SGST, and IGST can be utilized in the following manner. Utilization of the IGST credit. IGST credit has to be first utilized against the IGST liability. मतलब यहाँ पर लायबिलिटी है ये, इसको हम आईटीसी बोलेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सबसे पहले ये 1000 में से ये 200 रुपये से इनको माइनस कर रहे हैं। If any balance is still available, the same can be utilized against CGST and SGST in any order and in any proportion. तो यहाँ पर कंपनी के पास पूरा छूट है कि मान लो कि वो इसमें से 1000 में से पूरा SGST 600 पे करना चाहते तो कर सकता है, और यहाँ पर दोनों में अगर 100 रुपया पे करना चाहते भी कर सकता है।
दूसरा सीजीएसटी का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? सीजीएसटी क्रेडिट हैज टू बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड अगेन द सीजीएसटी। यहाँ पर फर्स्ट शब्द आ मतलब ये क्रेडिट 500 ये है, यहाँ पर इनको पहले इसके सामने ही सेट ऑफ ऐसा नहीं है कि ये 500 का यूज करके ये यहाँ पर पे करें, नो, यहाँ पर इसको सिर्फ पहले ये पे करें। इफ एनी बैलेंस इज अवेलेबल सेम कैन बी यूटिलाइज अगेन द आईजीएसटी। मान लो कि यहाँ पर उल्टा केस था, यहाँ पर 600 था, यहाँ पर 500 था, तो इन्होंने 500 यूज करके वो बाकी के 100 रुपये आईजीएसटी में डाल सकते हैं, लेकिन सीजीएसटी में। सिंपल तौर पर आप एक बात समझ लीजिए, सीजी एंड एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ, दोनों आईजीएसटी के सामने सेट ऑफ। एसजीएसटी क्रेडिट हैज टू बी फर्स्ट यूटिलाइज अगेंस्ट एसजीएसटी लायबिलिटी। तो ये 500 रुपया जो है ये पहले यहाँ पर इस्तेमाल आपको करना है। एंड इफ बैलेंस इज अवेलेबल सेम कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट द आईजीएसटी, मतलब उसकी दूसरी प्रायोरिटी में रहेगा आईजीएसटी। However, SGST cannot be utilized against CGST. तो ये दोनों स्टेट और सेंट्रल के क्रेडिट आपस में आप एक दूसरे में इस्तेमाल नहीं करें। इट्स द सिंपल फंड। इस चार्ट को समझते हैं, देखने में थोड़ा आपको ज्यादा लगेगा लेकिन बहुत इजी, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत सिंपल पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये डिटेल में आपको दिया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे इंस्टीट्यूट की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो इतनी अच्छी तरह से दिया जाता है स्टडी मटेरियल कि आपको उस प्रश्न के बारे में हर जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट जीएसटी क्रेडिट कैन बी अवेल्ड, तो वो हमारे लिए क्या बनेगा? एसेट बनेगा। वंस अगेन बात करते हैं हमारे जो टी टाइप के बैलेंस शीट की हम बात करते हैं, तो ये लायबिलिटी साइड होती है, ये एसेट साइड। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने पे किया तो वो आपको वापस मिल सकती है, तो इसको आप बैलेंस शीट में कहां पर दिखाओगे? वो टैक्स ये अकाउंट में बैलेंस हमेशा कैसा रहेगा? डेबिट रहेगा, क्योंकि एसेट साइड में हर एक अकाउंट में बैलेंस कैसा होता है? आउटपुट जीएसटी, मान लो कंपनी ने 5,000 की चीजें बेची हैं, उसके ऊपर 1,000 जीएसटी कलेक्ट किया है, तो ये एक लायबिलिटी बनेगी, तो ये लायबिलिटी साइड जाएगा आउटपुट जीएसटी, मतलब दिस विल बी पार्ट ऑफ लायबिलिटी। अब नेचर क्या है इसका? Input GST at the time of the purchase of the goods, including fixed assets or services. Input GST account is debited, मतलब यहाँ पर हम इनपुट अकाउंट टैक्स क्रेडिट के अकाउंट को डेबिट करेंगे, जबकि आउटपुट टैक्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। इंट्रा माने आपको याद रखना है, इंट्रा माने विद इन स्टेट। तो इंट्रास्टेट के अंदर सीजीएसटी पेड इज डेबिटेड टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड एससीएसटी पेड इज डेबिटेड टू द इनपुट सीजीएसटी। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि यहाँ पर दो अकाउंट खुले, एक कौन सा खुलेगा? एसजीएसटी, और दूसरा सीजीएसटी। जो भी रिस्पेक्टिव आपने पे किया है वो यहाँ पर डेबिट होगा। सेम वे आउटपुट जीएसटी में भी दो अकाउंट खुलेंगे, एक सीजीएसटी वाला और एक एसजीएसटी, और रिस्पेक्टिव अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंटर स्टेट का वंस अगेन क्या मतलब है? एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में, या तो एक स्टेट में से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, आउट ऑफ द स्टेट। आईजीएसटी पेड इज डेबिटेड टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, मतलब यहां पर एक तीसरा अकाउंट आईजीएसटी खुलेगा, तो कुल मिलाकर आपको 3 अकाउंट और जरूरत पड़ी तो 4 यूनियन टेरिटरी भी खोल देना है। तो इनपुट टैक्स का ये 4 अकाउंट बनेंगे। उसी तरह से आईजीएसटी में बनेगा आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। अब रिवर्सल,
रिवर्सल का मतलब क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने पे की कर दी, जब रॉ मटेरियल परचेस किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे कर दी। अब जब आपको आउटपुट टैक्स पे करना है तो उसको आपको रिवर्स करना है, मतलब उसका यूटिलाइजेशन करना है, उपयोग करना है। इनपुट जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ द परचेजेस आर रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कब? परचेज रिटर्न, अगर परचेज जो किया है उस वक्त आपने टैक्स पे किया था, लेकिन रिटर्न करते हैं तो मान लो कि 1 लाख का स्टॉक लिया था, 50,000 का रिटर्न, तो 50,000 की जो भी कनेक्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास पड़ी है वो आपको रिवर्स कर देगी। ड्रॉइंग्स, मान लो कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ और मैं अपनी खुद के यूज के लिए कुछ चीजें परचेज करता हूँ। तो जब मैं खुद अपने परचेज के लिए ड्राइंग्स करता हूँ, तो अपनी पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए, अल्टीमेट कंज्यूमर कौन बन गया? मैं खुद। तो टैक्स का इंसिडेंट किसके ऊपर आएगा? मेरे ऊपर। तो मैंने अपनी शॉप में से 10,000 रुपए की चीज ली, जिसके ऊपर हमने 1,000 जीएसटी पे किया था, तो वो 1,000 का हमें रिवर्सल करना है, क्योंकि उसका टैक्स बर्डन मेरे खुद के ऊपर आए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है कि इसको रिवर्स करना है कि नहीं। तो फ्री सैंपल का मतलब क्या है कि आप कोई कस्टमर को ऐसे ही सैंपल के तौर पर, तो यहाँ पर अल्टीमेटली यूजर कौन है, कंज्यूमर कौन है? हम खुद। सो इट इज रिवर्स। Good distributed as a gift if the same does not qualify as a supply under जीएसटी। अगर जीएसटी के अंदर ये सप्लाई नहीं माना जाता तो भी इसको रिवर्स कर देना है। गुड्स लॉस्ट इन फायर, मैंने 1 लाख का स्टॉक मंगाया, 18,000 मैंने जीएसटी पे किया, अब उसमें आग लग गई, तो ये 18,000 की जो मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट में पैसा पड़ा है वो मुझे रिवर्स करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सप्लायर्स विच आर नॉट अलाउड टू बी अवेल्ड बाय रिसिपिएंट, एक स्पेशल कहीं पर होगा कि कहीं-कहीं आपको इनपुट टैक्स जो है सप्लायर को आप पे कर रहे हो लेकिन अवेल नहीं कर रहे। जैसे कि रेस्टोरेंट होती है मान लीजिए, उनको आउटपुट टैक्स 5% के हिसाब से वो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको इनपुट टैक्स मिलता नहीं है, तो उसको ये रिवर्स करना। सेम वे आउटपुट जीएसटी चार्ज इज रिवर्स व्हेन द गुड्स आर रिटेन्ड बाय द परचेजर। आपने सेल किया 5 लाख का, 1 लाख का स्टॉक वापिस आया, तो उसके ऊपर आपने जो भी टैक्स कलेक्ट किया होगा वो आपको रिवर्स करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन द टैक्स इज पेड बाय यूटिलाइजिंग इनपुट टैक्स। तो जब आप पे करते हो टैक्स को तो आप इसको रिवर्स करो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टैक्स। अब जो बारी है वो क्या है कि हमें इसका और बेसिक रूल को समझकर फिर हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करें। डबल एंट्री बुक कीपिंग विद जीएसटी, the double entry bookkeeping records need to show the GST value separately so that purchase expenses and sales are posted net. That means without the addition of the GST. तो मान लीजिए कि आप परचेस करते हो, आपने कोई चीज परचेस की रॉ मटेरियल की, तो 1 लाख रुपया था, 6,000 रुपया आपने जीएसटी पे किया, तो इस दोनों का अकाउंटिंग आप सेपरेट करके अलग अलग अकाउंट्स में ले जाओगे ताकि आपको पता चले कि एक्सेल परचेस कितनी थी और आपने जीएसटी कितना पे किया है, जो कि आप इसका आईटीसी अवेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते। जनरल एंट्री इन केस ऑफ सेल्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, जब सेल करेंगे तो जनरल एंट्री कैसी होगी? अकाउंट रिसीवेबल और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट जीएसटी। मान लीजिए कि आप सेल कर रहे हो, 50,000 का सेल्स वैल्यू है, इसके ऊपर आपने 3,000 टैक्स कलेक्ट किया, 53,000 आपको मिला। तो क्या होगा? आप अकाउंट रिसीवेबल डेटर मान लो मिस्टर एक्स को दिया, सेल किया है, तो मिस्टर एक्स का अकाउंट 53,000 से डेबिट होगा, सेल्स के अकाउंट में 50,000 जाएंगे और आउटपुट जीएसटी में 3,000।
इन केस ऑफ परचेज विथ जीएसटी एंड, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा जितनी अमाउंट है, मान लीजिए कि 1 लाख है, हमने इनपुट 6,000 पे किया है, तो उस हिसाब से 6,000 होगा। टोटल पेएबल टू द क्रेडिटर, मान लो मिस्टर वाई से स्टॉक लिया है, तो मिस्टर वाई का अकाउंट 1,06,000 से। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझे। जब आप टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करते हो, इनपुट टैक्स का यूज करके टैक्स पे करते हो, तब जनरल एंट्री। तो उस दौरान क्या करेंगे, आउटपुट जीएसटी के अकाउंट में कुछ राशि जमा हुई होगी, उसको डेबिट करेंगे। सीजीएसटी वाला अकाउंट, एसजीएसटी वाला अकाउंट और आईजीएसटी वाला अकाउंट, तीनों अकाउंट डेबिट होगा। और जो भी रिस्पेक्टिव एसेट साइड में आपका इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी है, उससे अकाउंट क्रेडिट चला, तो ये इनपुट वाला अकाउंट आपका नील होगा या उसमें कुछ चीजें बच जाएगी, और इस तरह से आप इसको पे कर। लेकिन ये सारी चीजें, जैसे मैंने कहा कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, क्लियर नहीं होगी। तो जनरल एंट्री करेंगे तो सभी चीजें इसमें आपको क्लियर होगी। तो चलिए देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 5। Showing illustration 8, generalize the following transaction in the books of Mr. Rohit. अब ये रोहित भाई ने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं, इसकी हमें जनरल एंट्री डालनी है। Purchase goods from the Sahil for rupees 50,000 plus CGST and SGST 9% each. My dear friends, अपनी कैलसी तैयार रखना, क्योंकि हर जगह पर हमें कैलकुलेशन करना है। और हमारे इंस्टीट्यूट की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमें कैलकुलेशन में अलग अलग तरीके से पूछेंगे, तो आगे आप देखेंगे कि कुछ ट्रिक्स भी आपको करनी पड़ेगी। तो सीरियल नंबर 1, यहाँ पर डेट नहीं दी है, तो हमें कुछ सोचना नहीं है। पर्टिकुलर्स में परचेज अकाउंट है, परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा वो अभी बाद में देखते हैं। 50,000 का गुड्स है। इनपुट सीजीएसटी, तो 50,000 का 9% कितना होगा। सेम वे इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों क्यों लगा, क्योंकि विद इन स्टेट होगा। तो ये भी 4,500। साहिल के अकाउंट में, साहिल भाई के पास से लिया है, तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक। सेकंड, परचेस गुड्स फ्रॉम द सैम, अब मिस्टर सैम से लिया है फॉर रुपीज 40,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10। यहाँ पर हमें ध्यान कि ये जो ट्रांजेक्शन है उसमें ट्रेड डिस्काउंट है, तो 40,000 का जो है परचेज है, उसमें से आप 10% 40,000 माइनस करेंगे, 4,000, तो कुल मिलाकर 36,000 का आपका परचेज बनेगा। तो परचेज अकाउंट आपका कितने से डेबिट होगा, 36,000। आपका जो भी इनपुट सीजीएसटी और आईजीएसटी आप कैलकुलेट करेंगे, तो 36,000 पर ही करोगे। 36,000 मल्टीप्लाई 9, that is 324032. Rupees 20,000 was paid immediately and balance payable after 3 months. मतलब कुल मिलाकर जो राशि बनी, उनको 20,000 रुपये आपने ऑन द स्पॉट पे कर दिया है। तो देखते हैं कितना बचता है। 3240 मल्टीप्लाई 2 प्लस 36,000 माइनस 20,000, तो 22,480 रुपया जो है वो मिस्टर शाम के पास आपने बाकी रखा है, और बाकी का आपने पे कर दिया है। तो टू शैम्स अकाउंट 22,480, टू बैंक अपना ऑन द स्पॉट पे कर दिया, तो बैंक विल बी क्रेडिटेड बाय 20।
इस श्याम भाई को याद रखना, क्योंकि इसमें अभी एक रिवर्सल का ट्रांजेक्शन भी आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी रिवर्सल का ट्रांजेक्शन आता है, ऑल आपका ओरिजिनल जो ट्रांजेक्शन होता है उसको आपको ऑलवेज रेफर करना। थर्ड वन, goods costing rupees 20,000 withdrawn for personal use. Such goods were purchased by paying CGST and SGST 9%. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई भी गुड्स है वो खुद के लिए यूज करते हैं, तो उसका जो आईजीएसटी है, तो इनपुट जो सीजीएसटी आईजीएसटी होता है वो आपको रिवर्स करना होगा, क्योंकि उस केस में वो टैक्स का बर्डन कौन बेयर करेगा? आप खुद। क्योंकि अल्टीमेट कंज्यूमर कौन बन चुके हैं? जो भी व्यक्ति वो पर्सनली यूज करता है। तो यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट जो है हमारा वो डेबिट होगा, और ड्राइंग अकाउंट जो है दैट मीन्स हम उसको साल के अंत में कहाँ से रिवर्स करते हैं? दैट विल बी रिवर्स फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर 9% मतलब कुल मिलाकर कितना रुपया लगा होगा टैक्स? 18%। कितना होता है 18%? 3,600। तो कुल मिलाकर 23,600 आपको डेबिट करना। अब जो रिवर्स करेंगे वो किसको करेंगे? नेचुरल इनपुट टैक्स अपने से जीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया था, तो आपको उसमें क्रेडिट कर। तो हमारा जो परचेज हुआ था वो कितने का हुआ था? 20,000 का। क्यों? इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों कितने कितने बन जाएंगे? 1,800 और 1,800। अब मैं यहाँ पर नरेशन नहीं लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, लेकिन आपको विदाउट फेल लिखना है और ये प्रैक्टिस डाल देना कि जब भी जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करें नरेशन आपको लिखना है, ताकि एग्जाम के अंदर आप वक्त को कवर कर सको, बचा सको। चलिए, चौथा ट्रांजेक्शन है पेड रेंट टू द गगनदीप फॉर 20,000 प्लस सीजीएसटी एंड एससीएसटी 6%। तो 20,000 जो पे किया है, यहाँ पर ये 30,000 है। तो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। इनपुट CGST, input CST. That will be at 6% each, माने 30,000 का 6% यानी 1,800। इसको डेबिट करते हैं 30,000। ये किसके अकाउंट में जाएगा? तो गगनदीप। कुल मिलाकर 33,000। नरेशन क्या आएगा? बीइंग रेंट पेड टू द गगनदीप। चलिए बाकी के ट्रांजेक्शन को देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट रिटर्न टू सैम। सैम के पास से कुछ स्टॉक्स लिया था, अब उसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था? 10%। तो ये गुड्स जो है वो एक्चुअल में कितने का है? वो 4,500 का है। सच गुड्स वेर परचेज्ड बाय पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9%। तो सैम को रिटर्न किया है, तो इसका पैसा किसके पास से लेंगे? सैम के पास से। तो अकाउंट किसका डेबिट होगा? सैम का। कितनी राशि से? वो अभी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले सैम का अकाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट हम बाद में डालेंगे।
परचेज में हमें कितना रुपया क्रेडिट करना है परचेज अकाउंट को, या तो अगर आपका बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है तो आप परचेज रिटर्न अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हो। दैट इज 5000 minus 10%, that is 4000, right? That will be credited. Up to input CGST, to input CST, ये 4500 के ऊपर हम 9% के हिसाब से दोनों को देखेंगे कितना होता है 405। तो ये तीनों का जो टोटल होगा उसको मिलाकर हमें सैम के अकाउंट में से डेबिट कर। So this will be our answer. Narration as usual आप लिखिए। Sixth one is purchase the furniture for rupees 44,800। मैंने आपको पहले कहा था कि इंस्टीट्यूट है वो हमारे मैथ्स की कसौटी भी था। तो 44,800 अगर आपका फर्नीचर परचेज हुआ है तो आप फर्नीचर अकाउंट को कितने में डेबिट करेंगे, सिर्फ जो उसकी नेट अमाउंट है उसके ऊपर। टैक्स को आप अलग से पोस्टिंग करोगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्नीचर अकाउंट एंड इनपुट आईजीएसटी है, यहाँ पर दो हिस्सा नहीं है। आईजीएसटी कितने वाला है 12%। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन आपको इस तरह से करना है कि 44,800 को आपको 112% से डिवाइड, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा कि कौन सी राशि है। 112% क्यों, क्योंकि 100% फॉर द फर्नीचर एंड 12% फॉर द टैक्सेस। सो 44,800 डिवाइडेड बाय, अगर आप 1112 करोगे तो आपको, और मल्टीप्लाई 100, 40,000 विल बी योर आंसर। सो दैट विल बी द अमाउंट। इस तरह से आपको कहीं मतलब मैथ्स की ट्रिक्स वगैरह भी समझनी पड़ेगी। दैट इज द ओनली थिंग। और इसको हमने डेबिट किया 40,000 से, 4,800 इनपुट जीएसटी आईजीएसटी को किया है। इसका हमने बैंक से पेमेंट किया होगा, तो बैंक जो है उसको हम क्रेडिट करेंगे 44,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। परचेज मशीनरी फ्रॉम मैसर सिम्फनी इंडस्ट्रीज फॉर रुपीज 1,40,000 plus CGST SCST 9% each, paid rupees 1 lakh immediately and balance to be paid after 2 months। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। मशीनरी अकाउंट जो है उसका फिगर हमें अलग से ही दे दिया गया है, तो वो हम लिख लेंगे। $1,40,000 CGST, तो ये हमारा कौन सा अकाउंट होगा, इनपुट CGST एंड आउट इनपुट SCST। $1,40,000 उसके ऊपर 9%, तो ये फिगर आएगा 12,600। अब 1,00,000 रुपया इमीडिएटली पे किया है, क्यों, बैंक क्यों, सिम्फनी इंडस्ट्रीज जो कि हमारे क्या बनेंगे, क्रेडिटर बनेंगे। इसको 2 महीने बाद पे करना है, तो ये हमारी लायबिलिटी बनेगी। कितनी लायबिलिटी बनेगी, 65,000।
चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर चलते हैं। हालांकि लास्ट ट्रांजेक्शन था तो भी हमें इलिस्ट्रेशन नंबर 9 करना है। तो चलिए चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 9 की। Generalize the following transaction in the books of Messrs. Nidhi Traders in July 2022. यस, ये तीसरी तारीख है, तो यहाँ पर हम जुलाई 22, ये 3 तारीख वाला ट्रांजेक्शन है। सोल्ड द गुड्स, सोल्ड किया है मतलब सेल्स अकाउंट आएगा पिक्चर में, फॉर ₹50,000, चार्ज CGST एंड SGST एट 6% इच। मतलब मान लीजिए कि बैंक अकाउंट में पैसे जमा हुआ, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स। ये जो हमने पैसे कलेक्ट किए हैं 6% इच, दैट विल बी अवर आउटपुट, ACST आउटपुट, CGST लायबिलिटी। तो ये दोनों 3% है 50,000 के, तो 3,000 हो गए, 6% है तो ये 50,000 हमारा सेल्स ट्रांजेक्शन का है। तो कुल मिलाकर हमें कितने रुपए मिले हो गए? 56,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग द गुड सोल्ड फॉर कैश चार्ज टू द CGST एंड SGST एट द रेट 6%। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। 4 तारीख का है। सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर 28,000 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट 6% इच। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि हमारी मैथ्स की कसौटी होगी। तो ये जो 28,000 है वो ग्रॉस अमाउंट, और नेचुरली इसमें आपको ब्रेकअप करना है। तो इसमें 100%, 6% एंड 6%, मतलब कुल मिलाकर ये राशि 112% है। तो इसको आप 28,000 को 1.2 से 1.12 से डिवाइड करेंगे तो आपको 25,000 रुपीज मिल जाएगा। उसके ऊपर आप 6% यानी कि 1,500 और 1,500। तो इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बट थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है। अगर हम सीधी तरीके से कैलकुलेट कर लिया तो गलती हो सकती है। तो यहाँ पर सुरजीत जो है उसको हमने क्रेडिट पर सेल किया है। कितना का किया है? 28,000 का। सेल्स अमाउंट कितनी की बन जाएगी? 25,000 टू आउटपुट CGST, तो आउटपुट SGST दोनों 1,500। Narration as usual, amount sold to the Surjit on credit. 5th तारीख को received 25,200 from Surjit in full settlement of his account of 28,000। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट मिला है वो कितने का मिला है? अपने 28,000 के सामने 25,200 मतलब 2,800, 10% डिस्काउंट। एंट्रिया किस तरह से बनेगी? बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, इसके अकाउंट में पैसा जाएगा सुरक्षित। तो ये दोनों डेबिट हो गए।
Sixth number, sold goods to Kapil for 30,000, charge IGST at the rate 12%. Received 12,000 immediately and balance to be received after 1 month. तो सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा हमें सोचना नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है सेल्स कितने का हुआ, 30,000 का। इसके ऊपर IGST कितना लगा, 12%, मतलब 3,600। इनमें से आपको कैश कितना मिला है, 12,000। आपका आउटस्टैंडिंग कितना रहा, जो कि आपको कपिल के अकाउंट को डेबिट करना है, तो वो बन जाएगा 21,600। तो यहां पर सबसे पहले कपिल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कपिल के अकाउंट को 21,600, 12,000 जो आपको अपफ्रंट मिले हैं टू सेल्स अकाउंट, जो कि हुआ है 30,000 को, और टू इनपुट नहीं होगा, आउटपुट का, आउटपुट IGST। तो अगली एंट्री पे चलते हैं। Kapil was allowed rebate of rupees 5,000 as goods supplied to him were defective. These goods were sold by charging GST at 12%. चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर आपने 5,000 रुपीज रिबेट दिया है, तो 5,000 रुपीज जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिबेट अकाउंट को डेबिट। ये रिबेट अकाउंट को आप जब डेबिट करोगे तो आउटपुट IGST जो आपने कलेक्ट किया है उसको आप रिवर्स करोगे, क्योंकि कपिल को आपको पूरी का पूरा रुपया जो है वो वापिस करना है 5,600, क्योंकि जब उसने परचेस किया था तो 12% के हिसाब से उसने IGST पे किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे साथ में जहां पर टैक्स इम्प्लीकेशन होगा तो हमें रिवर्सल का हमेशा ख्याल है। तो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल, एंड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अच्छी तरह से। सो रिबेट अकाउंट इज डेबिटेड बाय 5,000, क्योंकि 5,000 आपने डेबिट दिया है उसको। आउटपुट IGST जो था उसके ऊपर 12% के हिसाब से, तो वो बन जाएगा 600। इसको रिवर्स किया पैसा कपिल को, कपिल का अकाउंट जो है वो 5,600 से क्रेडिट बनेगा। Being rebate allowed on goods sold to Kapil along with the 12% IGST। चलिए 12 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है उसको देखते हैं। Sold goods to Manpreet for 1 lakh at trade discount of 20% and charge IGST। पहली बात तो ये है, जब भी आप ट्रेड डिस्काउंट देते हो तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप डिस्काउंट बाद करके टैक्स अपना, तो 1,00,000 रुपया जो है उसके ऊपर 20% डिस्काउंट 30,000, तो 80,000 का आप सेल कर रहे हो। 80% के ऊपर आपको IGST कितना लेना है, 12%, that is 9,600। 89,600 is the total amount। तो चलिए मनप्रीत का अकाउंट जो है वो 89,600 से डेबिट होगा। सेल्स अकाउंट में कितनी अमाउंट होगी, ओनली 80,000। आउटपुट GST IGST जो कि आपने 12% के हिसाब से कलेक्ट किया है 9,000। सो दिस वाज अबाउट द एंट्री। चलिए नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटेन्ड बाय मनप्रीत। अब मनप्रीत ने ये रिटर्न कर,
लिस्ट प्राइस 20,000 है, तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास 20% डिस्काउंट हमने किया था, तो रिटर्न कितने का हुआ, 16,000 का। देखते हैं 20,000, इसका 20% कितना होगा, 4,000। तो ये जो रिटर्न बना वो कितने का बना, 16। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 16,000। कितना आईजीएसटी चार्ज किया था, तो आउटपुट आईजीएसटी हमने करीबन 12% के हिसाब से लिया था, 1,900। किसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, 17,900। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹15,000, चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। तो 15,000 का 6% कितना होगा, 900 रुपीज। दोनों मिलाकर 1,800 रुपया, तो कुल मिलाकर कितनी राशि बन जाएगी, 70%। ये हमें कैश में मिला है, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। Being the commission received, charge CGST and SCST at 6%. So this was about the illustration number 9. चलिए आगे बढ़ते हैं। Record the following transaction in a journal, assuming CGST and SCST at 6%, मतलब 6% दोनों है। तो फर्स्ट है, सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लीस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% डिस्काउंट। यस, यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है कि 50,000 लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस माने जो कोट की गई है, या तो हम इसको सेल्स प्राइस भी बोलेंगे। इसमें से कितना डिस्काउंट आपने दिया है, 20%, तो इट कम्स अबाउट 10,000। तो 40,000 जो है वो आपका क्या बनेगा, सेल्स वैल्यू बनेगा। तो मुकेश का अकाउंट है वो 40,000 प्लस कितने परसेंट पे है, 6,000, 2,400 प्लस 2,400 और तो 44,800 से डेबिट। सेल्स अकाउंट 40,000 टू आउटपुट CGST इंटू आउटपुट SCST, दोनों कितना है, 2,400 एट द रेट 6%। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। Sold goods to Mukesh at the least price of ₹1 lakh less 20% discount and 5% cash discount। यहाँ पर एक नई चीज थी, इसको आपको समझना है। अब जब सेल्स करते हो तो आपने 20% तो दिया है डिस्काउंट, किस चीज का दिया है, इट इज पार्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। सो सेल्स वैल्यू कितनी बनेगी, सिंपल है, आपकी सेल्स वैल्यू जो बनेगी वो 1 लाख
minus 20%, 20,000, 80,000. So to sells 80,000. जो आउटपुट टैक्स आपको इसी वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। ये कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट है कि भाई आप जब दोनों डिस्काउंट होते हैं तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके आपको टैक्स कैलकुलेट। That is the what institute wants to ask us in the exam. अब इसका टोटल कितना बनेगा? टोटल बनेगा 89,600। तो ये जो टैक्स बना उनमें से 5% कैश डिस्काउंट दिया है। 5% किस चीज का होगा? 80,000। That will become around 4,000. So आपने डिस्काउंट अलाउड किया। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, तो इसको सेपरेटली 4,000 आप डेबिट करेंगे। जबकि बैंक अकाउंट में आपको कितना रुपया मिलेगा? 89,600 माइनस 4,000, 85,006। ऑलवेज कीप इन माइंड, कैश डिस्काउंट होता है उसको टैक्स से कोई रिलेशन नहीं होगा, एंड इट इज एक्सपेंस, उसको आपको सेपरेटली शो करना है। टैक्स का कैलकुलेशन होगा आपकी लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। दोनों को अगर डिस्काउंट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो ये आपको इस सम में ध्यान। चलिए तीसरा ट्रांजेक्शन को देखते हैं, सीरियल नंबर 3। सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹150 like less 20% trade discount and 5% cash discount. Out of the amount due, 60% is received, out of which 3/4 is received by check. माय डियर फ्रेंड्स, जब लंबा चौड़ा ऐसा कैलकुलेशन होता है तो आपको वर्किंग नोट का इस्तेमाल करना और यहाँ पे लिखना है वर्किंग नोट नंबर 1, 2 या ज्यादा है तो नंबर देना है। अपने सोच के रखना है कि भी इसमें 4 एंट्री या 3 एंट्री पूछी गई है, मुझे 2 पेज लगेंगे, तो तीसरे पेज पर आप एक बड़ा सा अच्छा सा सुंदर हैंड राइटिंग में, मेरे जैसे नहीं, वर्किंग नोट लिखेंगे और आप यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे और फिगर आप लिखोगे डायरेक्टली आंसर शीट में। तो वर्किंग नोट बनाने के समय पूरी डिटेल को अच्छी तरह से लिखना है, जैसे कि सेल्स। सेल्स में आपको क्या लिखना है? प्राइस कौन सी? लिस्ट प्राइस 1,50,000 लेस डिस्काउंट कौन सा? रेट डिस्काउंट 20%, that will be 30,000। तो सेल्स अमाउंट आपका कौन सा आएगा? 1,20,000। इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? तो टैक्स होगा दो तरह का होगा, आउटपुट SGST एंड CGST बोथ एट द 6%। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा? 7,200, ये भी 7,200। तो कुल मिलाकर ये आपका फिगर जो होगा वो कितने का होगा? 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200, 134,400। तो चलिए पहले ये एंट्री कर लेते हैं। टू सेल्स इट इज 1,20,000 टू आउटपुट SCST एंड CGST दोनों को 7,200 और 7,200। अब बाकी का समझते हैं। आउट ऑफ द अमाउंट 5% उसने कैश डिस्काउंट, तो 5% किसके ऊपर दिया होगा? 1,20,000 के ऊपर होगा।
तो ये राशि जो कितनी बनेगी, 1,20,000। तो 5% को निकालते हैं तो हमारा डिस्काउंट अलाउड 1,20,000 5%, 6,000। तो इसको हम डेबिट करेंगे डिस्काउंट अलाउड में 6,000। अब 128,400 उसको पे करना है। उसमें से कितना वो पे कर रहा है, 60% is issued, out of which 3%, 3/4 is issued by check। तो पहले तो 40% जो है वो 53,000 मुकेश के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कितना करेंगे, 40%। तो 134,000 माइनस 6,000, 1,28,400। इसका 40% आप करोगे तो वो राशि आएगी 51,360। तो मुकेश का अकाउंट 51,360 आ जाएगा। अब दो तरह से आपको पैसे मिले हैं, एक तो बैंक अकाउंट से और एक कैश से। कुल मिला के लेना कितना था, 128,400 माइनस 51,360। तो अभी आपको मिला कितना, 77,000 और 40। इनका दो हिस्सा है, एक आपको 3/4 रिसीव्ड बाई चेक। तो इसका 3/4 यानी कि 75% जो है वो आपको चेक के द्वारा मिला है। तो वो आपको बैंक में दिखाना है 57,780। और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपको कैश से दिखाना है 119,260। सो ये कंफ्यूज करने के लिए सारी चीजें जाती है। ये हमारी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है कि एग्जाम के स्ट्रेस के अंदर आप छोटी छोटी चीजों को समझ पाते हैं या नहीं। तो जितना आप वर्किंग नोट बनाएंगे और अच्छी तरह से लिखेंगे तो आपका एग्जाम में मार्क्स ज्यादा तो आएगा, लेकिन टाइम को आपको पूरी तरह से मेंटेन करके रखना है। तो अगर टाइम के ऊपर आप फोकस करते हो तो अच्छी तरह से। और ये सारी चीजें कब होगी, जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ अच्छी तरह से करना। अगर आपने घर पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं किया है तो एग्जाम में ये बहुत टाइम लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स जो है वो इस पूरे सेशन में जो भी दोनों है पूछा गया है उसको हम देख लेते हैं। इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन पूछा है। चलिए पहले सोचते हैं ये सही है या गलत है। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जो है उसको फिक्स एसेट। तो पहले हम ये बना लेते हैं, हमारा टी वाला जो बैलेंस शीट है उसको टी साइड होगी या एसेट साइड। एसेट में दो प्रकार की होगी, नॉन करंट एसेट्स, आमतौर पर इसमें फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट होता है। और करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में कैश और इन्वेंट्री। यहाँ पर फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। लायबिलिटी साइड में कैपिटल, फिर नॉन करंट लायबिलिटी which is not payable within the year, and current liability is payable। तो आपको पूछा क्या गया, ये इक्वेशन यहाँ पर जब दिया गया है, इक्विटी, इक्विटी यानी कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी नॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों क्या हो गए, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी।
तो यहाँ से उठाकर यहाँ से इसको माइनस कर लिया। तो यहाँ से अगर माइनस भी करते हैं ये अमाउंट को, तो ये इक्वेशन सही रहेगा। हमारा इक्वेशन क्या था? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल यानी कि इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अब मान लो कि लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी 100 है, तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, यहाँ से 100 माइनस हो रहा है, यहाँ से भी 100 माइनस हो रहा है। तो ये आपका इक्वेशन सही रहेगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड, इन ट्रेडिशनल अप्रोच डेटर बिकम्स रिसीवर। नो, डेटर जो होता है वो क्या होता है? गिवर होता है। सो ये फॉल्स है। The rule of nominal account states that all expenses and losses are recorded on the credit side. जैसे हम जानते हैं कि all expenses and losses are recorded on debit. So this is false. Journal proper is also called a subsidiary book. So ये सही है कि जर्नल प्रॉपर जो है वो सब्सिडरी बुक भी है, और जो प्रॉपर या प्रिंसिपल बुक्स है उसमें दो चीजों का समावेश होता है, कैश बुक और दूसरा जो होता है वो होता है लेजर। सो दिस इज ट्रू। कैपिटल अकाउंट इज अ डेबिट बैलेंस इम्पॉसिबल। ये कभी कैपिटल में डेबिट बैलेंस नहीं होता। सो इट इज फॉल्स। परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। व्हाई इट इज नॉमिनल अकाउंट? क्योंकि परचेज अकाउंट का हमने नाम दिया है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन बेसिकली ये एक एक्सपेंस अकाउंट है। सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये सेंटेंस ट्रू है। ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट। तो ये जो है वो फॉल्स है। हम जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में पर्सनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको समझेंगे। पर्सनल एंड रियल अकाउंट जो है वो हम रिकॉर्डिंग करते हैं बैलेंस। Asset side of the balance sheet contains all the personal and nominal account. तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर रियल अकाउंट मिसिंग है। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को हम एसेट साइड में। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ये बिल्कुल सही है। जर्नल इज ऑल्सो नॉन एज द बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री, ये भी अब ट्रू है। जब हमने स्टार्ट किया था तब उस वक्त हमने डिस्कस किया था। इट्स कॉल्ड ट्रू एंड यस। आगे देखते हैं ये आंसर्स, इसमें ऑलरेडी मैंने साथ में रखे हैं। अब आपके जो टेस्ट नॉलेज है उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द गामा ब्रदर्स। तो ये जो गामा ब्रदर्स है उसकी बुक्स में जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं वो हमें। तो चलिए गामा ब्रदर्स क्या कहते हैं। एम्प्लॉय हैज टेकन इन्वेंट्री worth 1 lakh, cost price is 75 on the eve of Deepavali, and the same was deducted from the salaries in the subsequent month. तो यहाँ पर हमने 75,000 रुपीज का गुड्स जो है वो दिया, तो इसको हम 1 लाख की एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ 75,000 की करेंगे। डेबिट कौन होगा? सैलरीज अकाउंट। क्रेडिट कौन होगा? परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स जब लिए थे तो परचेज अकाउंट को डेबिट किए थे, तो अब ये इसको क्रेडिट। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 18,000। हमने पिछले सेशन में फर्स्ट मतलब जो चैप्टर था उसमें देखा था कि कुछ एक्सपेंसेस जो है वो हम कैपिटलाइज कर सकते, तो ये मशीनरी के अकाउंट में से हमने
मशीनरी जब इंस्टॉल करते हैं तो जो भी एक्सपेंस होता है दैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्ट। सो 18,000 मशीनरी अकाउंट में डेबिट करेंगे और हम बैंक में हैं तो बैंक में इसको 18,000 को जमा देंगे। बीइंग वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ द मशीनरी, ऐसा कुछ नरेशन हम लिख देंगे। आते हैं 3 नंबर पर। Income tax liability of the proprietor rupees 17,000 was paid out of the petty cash। तो पहली बात तो यह है कि जो इनकम टैक्स पर्सनल लायबिलिटी के लिए पे किया जाता है उसको ड्राइंग कहते हैं, और ये ड्राइंग से अकाउंट में डेबिट होता है। कितनी राशि पे की है? 17,000। कहाँ से पे की है? पेटी केस से। पेटी केस हमने समझा था, या तो आगे जो समझेंगे पेटी केस क्या है। अब purchase of the goods from Naveen of the list price of rupees 2 lakh, he allowed 10% trust discount, 5,000 cash discount was also allowed for quick payment। तो कुल मिलाकर किस तरह से ये होगा ट्रांजेक्शन? 2 लाख रुपीज जो है वो लिस्ट प्राइस है, 10% रेट डिस्काउंट 20,000 हो गया, तो 1,80,000 का है। अब 5,000 कैश डिस्काउंट अलाउड किया है तो हमें पेमेंट कितना कर किया होगा? 75,000 रुपया। तो नवीन का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा कितने से? 1,80,000। साथ में बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, कितने का पेमेंट किया है? 75,000। जो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट का एक अकाउंट होता है डिस्काउंट अलाउड, दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर छोटे व्यापारी है तो सिंगल अकाउंट, लेकिन दो रखने ताकि आपको पता चले कि एक्सचेंज में क्या हुआ है। सो दिस वाज अबाउट द थिंग। अब चलते हैं एक और एग्जांपल की ओर। ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है। क्या इक्वेशन है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट और लायबिलिटी दोनों दी गई है। 15 लाख की एसेट है, 2.5 लाख की लायबिलिटी है। तो सिंपली हमें कुछ इसमें ज्यादा करना नहीं है। इस 15 लाख में से 2 लाख 50 लाख माइनस करेंगे तो 12 लाख 50,000 आंसर। यहाँ पर लायबिलिटी 1,50,000 है, कैपिटल 75,000 है, तो दोनों का टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2,25,000। ये इतना मतलब सिंपल क्वेश्चन है कि कोई भी सॉल्व कर पाएगा। एसेट 14,50,000 की है, कैपिटल 13,75,000 की, तो ये 75। मतलब ये जो इक्वेशन है वो आपको याद रखना। अगर ये याद है तो आप एग्जाम में इसको फटाफट 57 लाख एसेट्स है, 2,80,000 लायबिलिटी है। यहाँ पर आप मार्क करेंगे कि यहाँ पर माइनस साइन। आमतौर पर लायबिलिटीज जो होती है वो माइनस साइन से रेयर केस में है, और माइनस साइन क्या शो करती है कि दिस अमाउंट वी हैव टू कलेक्ट। सो यहाँ पर क्या होगा? 57,000 57 लाख कैपिटल प्लस 2,80,000। जब आप यहाँ इसको ले जाते हो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कितनी अमाउंट बन जाएगी? 59,80,000। मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है अकाउंटिंग के लिए, लेकिन हमें ख्याल रखना। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसको हमें एग्जाम में
आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो रीज़न आपको देना है। मैं आपको समझाता हूँ, आप इसको देखते रहना। एग्ज़ाम में आपको पूरा लिखना है, मैं यहाँ लिखूँगा नहीं। So the effect of increase means with plus signs and decrease with the minus sign. No change means zero on the asset of the following transaction. Mind well, ये क्या है? एसेट के ऊपर आपको देखना है कि परचेज ऑफ द ऑफिस फर्नीचर, पेमेंट टू बी मेड टू नेक्स्ट मंथ। अभी पेमेंट नहीं किया है मतलब कैश आउटफ्लो नहीं है, तो आपकी एसेट क्या होगी? बढ़ेगी। कलेक्ट कैश फॉर रिपेयर सर्विसेज, आपने कैश कलेक्ट की है, सर्विस आपने जो भी दी होगी, लेकिन कैश बढ़ी है तो एसेट बढ़ी होगी। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स जो है वो सोल्ड किया। जब आप गुड्स सोल्ड करते हो तो क्या होता है? आपके सन्ड्री डेटर्स बढ़े। सन्ड्री डेटर्स आर पार्ट ऑफ एसेट। तो जैसे ही गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट किया तो आपकी एसेट बढ़ी। विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पर ये जो ड्राइंग अकाउंट में डेबिट होगा तो कैश कम होती है, तो ये माइनस साइन। हायर एन एम्प्लॉई एज अ सेल्स मैनेजर ऑफ द नॉर्थ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब तक कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, कोई को हायर किया है, कोई पैसा वगैरह नहीं दिया है, यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं। रिटर्न गुड्स वर्थ ₹50, रिटर्न गुड्स किया है तो इसकी इम्पैक्ट कहाँ पे होगी? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री इज एन एसेट आइटम, तो इन्वेंट्री रिटर्न जब आप करते हो तो माइनस होता है। One of our debtor agreed to pay his dues to Mr. C, who is a creditor of the company, with the same amount being due to. ये इंटरेस्टिंग केस है, ये समझ लें। डेटर जो हमारा है वो एसेट साइड में है, वो लायबिलिटी, वो हमारा क्रेडिटर मिस्टर। अब मान लो 100 रुपया, आप समझ लो, वो ये आदमी बोलता है कि मैं मिस्टर सी को पैसा दे दूं, क्या होगा? डेटर आपका सी ₹100 से कम होगा और मिस्टर सी भी से। So debit asset and liability both are reduced by ₹100. So there will be a minus. H entered into an agreement with Mehta and Company to purchase all raw materials from their company from the next year. तभी ये एग्रीमेंट हुआ है, इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, ना तो लायबिलिटी पे ना तो एसेट पे। सो इट विल बी नो इम्पैक्ट, नो चेंज। आपको एग्जाम में इसका पूरा रीजन, अगर इसका क्वेश्चन आता है तो लिखना है और इसमें डिटेल को समझाना है। ये इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गोपी pertaining to the year ended 31st March 2022. Find the unknown showing competition to support your answer. कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। During the year, sales of ₹50,55,000 was made, out of which 15 lakh has been received. तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 55,000 है वो लायबिलिटी का हिस्सा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें जो इक्वेशन हमारा है वो कौन सा है? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मशीनरी इज एन एसेट। अकाउंट पेएबल है तो वो एक लायबिलिटी है। इन्वेंट्री हमारी एसेट्स है। यहाँ पर टोटल कैपिटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग सभी लायबिलिटी है, तो हमारी टोटल एसेट भी इतनी ही बनेगी। इसको आपको याद रखना। कैश कितना है वो हमारी एसेट है। बैंक जो है वो भी एसेट है। लोन्स अगर आपने लिए हैं तो वो क्या है, नेचुरली लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल है वो आपकी एसेट्स है। क्लोजिंग कैपिटल वो हमें फाइंड करनी होगी, लेकिन वो लायबिलिटी साइड में होगी। ओपनिंग कैपिटल दी है तो लायबिलिटी साइड होगी। लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, लॉस दे दिया गया है, ये एसेट एंड लायबिलिटी नहीं लेकिन P&L का हिस्सा है। कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी डायरेक्ट किया। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी है, ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ऑफ रुपीज 50,55,000 वर मेड विच 15 लाख इन रिसेंट। मतलब अभी हमें रिसीवेबल कितना है, 15,55,000 माइनस 15 लाख, सो इट इज 50। एक हमें फाइंड करना था ट्रेड रिसीवेबल, यस, तो यहाँ पर कितनी अमाउंट आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल को अराइव करना। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी बनेगी, जो डी है उसको देखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 10 लाख थी, लॉस इनकर्ड हुआ 55,000 का, प्लस 1 लाख रुपया नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल बनेगी 10,65,000 रुपीज। अब हमें सिंपली फाइंड करना है कि हमारी कैश फाइंड करनी है और टोटल एसेट फाइंड करनी है। टोटल एसेट कितनी होगी, नेचुरली 14,15,000, जो हमें पता है क्योंकि यहाँ पे टोटल लायबिलिटी का फिगर ऑलरेडी दिया है। तो एसेट का हम टोटल करते हैं 14,15,000 इक्वल टू, एक है 12 लाख की मशीनरी, दूसरी इन्वेंट्री है 60,000, तीसरा बैंक का फिगर ऑलरेडी दे रखा है 80,000, चौथा रिसीवेबल 55,000 प्लस कैश। तो इस फिगर का आप निकालेंगे तो आपको कैश का फिगर मिलेगा, और 14,15,000 माइनस 12 लाख माइनस 60,000 माइनस 80,000 माइनस 55,000, सो कैश इज 20,000। तो ये कैश का फिगर भी है। तो कुल मिलाकर हमारा ABCD और चारों फिगर जो है वो मिल चुके हैं। एक लोन अकाउंट का जो है वो फिगर हमें अभी ढूंढना बाकी है। यस, सी। तो हमें ये पता है कि कुल मिलाकर कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल दैट इज 10,65,000। टोटल एसेट्स कितनी है और टोटल लायबिलिटी कितनी है, 14,15,000। तो ये 14,15,000 माइनस 10,65,000, इनमें से आप देखेंगे कि अकाउंट्स पेएबल जो है वो 1 लाख का है। इसको माइनस करते हैं तो 2,50,000 आपका क्या बच जाएगा, लोन्स। तो लोन्स की वैल्यू 2,50,000। तो यहाँ पर जो पूछना चाहते हैं इंस्टीट्यूट, वो क्या देखना चाहते हैं कि आपको अलग अलग कंसेप्ट
और इक्वेशन को यूटिलाइज करके इसको फाइंड इंस्टीट्यूट ने कैसे किया है वो भी देख लेते हैं। उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस पहले निकाला है, फिर एसेट्स का टोटल किया है, कैश का क्लोजिंग कैपिटल बहुत इजीली निकल चुकी है और लास्ट में लोन पेएबल को निकाला है जैसे हमने। और अभी लास्ट में थैंक्स फॉर योर पेशेंस, यहाँ पर हमारा यूनिट 1 पूर्ण होता है और अब हम मिलेंगे यूनिट 2 के अंदर। थैंक यू वेरी मच।